विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, संज्ञा पाठ पढ़ने से पहले हम इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इस पाठ को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें जो है संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कण कण के प्रति क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा कि किसी भी वस्तु का कोई नाम है या कोई भी वस्तु है तो उसको उसकी पहचान क्या है, ये बात हम जान लेंगे। उसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं फिर इस पाठ के अध्ययन के बाद। दूसरी बात जो है, हमें जो है वो जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है या जो भी प्राणी है या जो भी हमारे मन में कोई भी भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और उसके अंतर्गत आने वाले शब्दों का अध्ययन भी हमें हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हम इसके उद्देश्यों के बारे में ध्यान में रखते हुए कि जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, उसका अपना एक नाम है और अपनी एक पहचान है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम जो है वो संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो संज्ञा पाठ है हमारा, संज्ञा, अब संज्ञा शब्द किसे कहते हैं, एक बात आती है मन में कि संज्ञा कहते किसे हैं। ठीक है, तो इस संज्ञा पाठ को समझने के लिए 5 शब्द हमें ज़रूरी से याद होने चाहिए। अब वो 5 शब्द कौन से हैं? सबसे पहले जो 5 शब्द हैं, इसके लिए हमें 5 शब्दों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि वो 5 शब्द कौन हैं जो हमें इसकी परिभाषा का ज्ञान कराएंगे। तो ये 5 शब्द है व्यक्ति। क्या शब्द है वो? सबसे पहले व्यक्ति, फिर दूसरे नंबर पे है वस्तु, तीसरे नंबर पर है प्राणी और चौथे नंबर पर है व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान। ठीक है, और 5वें नंबर पे आ जाता है हमारा भाव। अब आप देखिए कि जब हमें ये 5 बातें याद रहेंगी तो ये जो संज्ञा पाठ है हमारा वो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस संज्ञा पाठ को समझने के लिए हमें इन 5 शब्दों का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी परिभाषा भी इन्हीं 5 शब्दों से क्या करती है, रिलेट होती है, संबंधित है। कि किसी भी, अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करेंगे, अब परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा इस प्रकार से हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में आपको डिटेल बताऊंगी। अभी जो है इसकी परिभाषा मैंने क्या बताई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या और कर सकते हो और भाव के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो संज्ञा की परिभाषा हुई वो क्या हुई, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, फिर आपको अपने आप ही स्वयं पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो है वो हमारी जो ये परिभाषा है वो इन 5 शब्दों से चरितार्थ होती है, किस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। सबसे एक पहले मैंने यहाँ पे लिखा मोहन आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, मोहन आता है। तो मोहन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। मोहन जो है एक व्यक्ति का नाम है। दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा वस्तु, पंखा चल रहा है। क्या लिखा मैंने, पंखा चल रहा है। तो आप ये देखिए कि पंखा शब्द क्या है, एक वस्तु का नाम है। ठीक है, नंबर 3 पर हमने लिखा है प्राणी। तो देखो, मनुष्य भी जो व्यक्ति है यानी मनुष्य भी क्या है, वो प्राणियों में भी आता है। जीव, हर एक संसार का प्रत्येक जीव, तो वो चाहे प्राणी हो यानी चाहे वो
कीड़े मकोड़े हों या फिर मनुष्य हो, वो प्राणी के अंदर आएगा। लेकिन हम यहाँ पर जो है चींटी से लेके, जैसे हमने कहा चींटी चल रही है। अब चींटी क्या है? एक प्राणी है। वो चींटी क्या है? एक प्राणी के अंदर आएगा। ठीक है। चौथे नंबर पे है स्थान। स्थान क्या है? मैंने यहाँ पर लिखा, मैं दिल्ली जाता हूँ। मैं दिल्ली जाता हूँ, तो दिल्ली शब्द क्या है? हमें स्थान का बोध करा रहा है। इसी प्रकार 5वें नंबर पर हमारा है भाव। अब भाव क्या है? जैसे ही मान लिया जाए हमने जो है वो हम बाज़ार में गए थे और बाज़ार में हमने देखा कि जलेबियों की जो है वो खुशबू, हमारे भीनी भीनी खुशबू हमारे नाक में गई, उसकी सुगंध। तो जलेबियों को देख करके हमारे मन में जो है, हमारे मुंह में एक पानी आने लगता है। ऐसे ही इमली को देख के हमारे मन में जो है वो खटास यानी खट्टापन महसूस होने लगता है। ऐसी जो है वो अगर हम बहुत ही हरी हरी मिर्चियाँ देखेंगे तो क्या होगा? तीखापन हमारे जीभ में, हमारे मन में अचानक से भाव उत्पन्न होने लगता है। नींबू को देख करके, नींबू का जो रस होता है उसको अगर हम एकदम से उसको अपने जीवा पर रखेंगे तो कैसा महसूस होगा? खटास यानी खट्टापन। तो वही हमारा भाव है। तो ऐसे ही जो है मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ। मैं अपने बचपन को याद कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि हर एक मनुष्य जो है वो बचपन अपना जी करके बड़ा होता है। ठीक है। और बुढ़ापे की तरफ क्या करता है? प्रस्थान करता है। तो जो बचपन शब्द है उसको देख करके जब कोई भी छोटा बच्चा हम देखते हैं तो तुरंत हमें जो है अपने आप की भी याद आ जाती है कि क्या हम भी ऐसे ही रहे होंगे। तो इसलिए वहाँ पर क्या है? हमारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए वो क्या है? भाव हमारे मन में जो बचपन है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शब्द है। ठीक है। तो जो हमारी ये परिभाषा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये जो पांचों मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, ये इस पर जो है वो चरितार्थ होते हैं कि किस प्रकार से जो है वो हमारी जो परिभाषा है वो सही है। कि ये जो 5 शब्द हैं, 5 शब्दों से ही हमारी संज्ञा की परिभाषा बनी हुई है। अब मैं आपको संज्ञा के भेदों के बारे में जानकारी देती हूँ। प्यारे बच्चों, संज्ञा के जो है वो मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ठीक है। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा के जो है मुख्य रूप से 3 भेद। नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर है जातिवाचक संज्ञा और तीसरे नंबर पर है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा। तो ये तो हमारे संज्ञा के भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखो बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको संज्ञा की परिभाषा समझाते हुए 5 शब्द बताए थे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान,
प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब उन्हीं शब्दों में से हम भाव शब्द को हटा देंगे और बाकी शब्द हम इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु का बोध होता है, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए कि हमने यहाँ पर ये परिभाषा लिखी है कि जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष वस्तु का बोध होता है, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उसको। अब विशेष शब्द मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा विशेष शब्द? क्योंकि जिस प्रकार से मेरा नाम सरिता है, तो मेरे माता पिता के लिए जो नाम मेरा है वो मेरे लिए विशेष है। आपका नाम सुमन है, तो आपके माता पिता के लिए आपका नाम अगर सुमन है तो सुमन आपका विशेष नाम है। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा पीपल, हम एक पेड़ है, बाहर एक पेड़ है, तो उस पेड़ का नाम पीपल है, तो पीपल एक विशेष पेड़ का नाम है। हर पेड़ को हम पीपल नहीं कह सकते हैं। ऐसे ही जलेबी एक क्या है? मिठाई है, मतलब मीठापन जिसमें होता है, बनाई जाती है। ठीक है, तो उसका नाम जलेबी रखा गया है। हर चीज़ का नाम जलेबी नहीं होता। ठीक है, ये एक क्या है? चौक है एक। ठीक है, तो इसका विशेष नाम है क्योंकि ये एक चौक है। इसको खड़िया भी कहते हैं हिंदी में। तो इसको लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हर एक चीज़ का नाम खड़िया या चौक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है? प्राणी जो है क्या है? चींटी, हाथी क्या है? हर किसी का नाम हाथी नहीं हो सकता। ऊंट जो है हर किसी एक पशु का नाम नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका नाम क्या है? विशेष है, वो प्राणियों में है। स्थान, सिवानी, दिल्ली, मेरठ, हर एक शहर का नाम दिल्ली नहीं हो सकता है। अगर दिल्ली हर एक शहर का नाम हो जाता तो फिर कौन सा व्यक्ति किस दिल्ली में गया हुआ है उसका पता मिलना बहुत कठिन है। तो इसलिए क्या है? हर एक स्थान का अपना नाम जो है वो अपने आप में विशेष है। वस्तु का नाम क्या है वो मैंने बता ही दिया इस चौक के माध्यम से आपको। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं संसार में। हर एक वस्तु का नाम, हर एक चीज़ का नाम क्या है? विशेष है। और जब हम उसके नाम के साथ उसको पुकारते हैं, उसको लिखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका उदाहरण दे देती हूँ। उदाहरण यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि राम आज अपनी साइकिल लेकर दिल्ली चला गया। अब ये देखिए आप कि यहाँ पर जो है राम जो है वो व्यक्ति है, साइकिल जो है वो, अब हम यहाँ पर साइकिल शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि साइकिल एक वस्तु है, लेकिन साइकिल के अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। दिल्ली शब्द क्या है? स्थान का नाम है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम अपने वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम शब्द है वो एक व्यक्ति का नाम है। राम हम हर किसी को नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्या है? राम अपने आप में विशेष व्यक्ति है। दिल्ली
एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए क्या है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो आप जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, इसकी जो परिभाषा बनेगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी। परिभाषा कैसे लिखेंगे हम, परिभाषा देखो बेटा वो इस प्रकार से लिखेंगे कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। क्या कहा मैंने, संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण जाति का बोध होता है, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप ठीक है बेटा, अब क्या लिखा है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वह है जिन शब्दों से किसी, यहाँ पर भी हमारे वही शब्द आए हैं जो हमारी संज्ञा, जो हमारे इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आए, लेकिन यहाँ पर एक शब्द जुड़ गया। वो कौन सा शब्द है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी की संपूर्ण जाति, यहाँ पर संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण में हम लिखेंगे, यहाँ पर अब हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ हम उसकी जाति का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अगर आपको एक और उदाहरण मैं संज्ञा में देती हूँ, यहाँ पर अगर मैंने लिखा कि बाग में गुलाब के फूल खिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने गुलाब शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो हम गुलाब शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में हम गुलाब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे कि बाग में फूल खिल रहे हैं, बाग में फूल खिल रहे हैं। अब आप देखिए कि फूल शब्द आया है, तो फूल शब्द क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कैसे है, क्योंकि फूल तो अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं, लेकिन जब हम फूल शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं तो वो कोई सा भी फूल हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, कमल का हो सकता है, या गेंदे का फूल हो सकता है, या लिली का हो सकता है, या डहेलिया का हो सकता है, या जीनियस का हो सकता है, कोई सा भी फूल हो सकता है। वो चमेली का भी हो सकता है, चंपा का भी हो सकता है, कोई भी फूल हो सकता है वो। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर हम फूल शब्द हमें क्या बता रहा है, एक विशेष जाति का बोध करा रहा है। दूसरे नंबर पे मैं उदाहरण दूंगी आपको। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैं मिठाई खा रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ। अब आप देखिए कि मिठाई शब्द का प्रयोग हुआ है। मिठाई शब्द भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये तो लिखा ही नहीं गया कि मैं चमचम मिठाई खा रहा हूँ, तो चमचम, या मैं जो हूँ पेड़े खा रहा हूँ, मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया है कि मैं मिठाई खा रहा हूँ। अब वो मिठाई जो है वो चमचम भी हो सकती है, या रसगुल्ला भी हो सकती है, या रसमलाई भी हो सकती है, या फिर बर्फ़ी भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है वह मिठाई। इसलिए क्या है, यहाँ पर जो है मिठाई शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब मैं आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में समझाती हूँ।
प्यारे बच्चों, अब हम जो है भाववाचक संज्ञा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। भाववाचक संज्ञा क्या है? देखो, भाव शब्द का, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया, पिछले पाठ जो हमने पढ़े, कि भाव का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनको सुनने, पढ़ने या बोलने से हमारे मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं, वही शब्द क्या है? भाववाचक है। तो संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा होगी वो इस प्रकार होगी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति वस्तु प्राणी, ठीक है, व्यक्ति वस्तु प्राणी और स्थान के गुण दोष अवस्था आकार, गुण दोष अवस्था आकार का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा मैंने। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान के गुण दोष, रूप रंग अवस्था आकार, रूप रंग लिखना मैं भूल गई यहाँ पे, तो रूप रंग अवस्था आकार का बोध कराते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब रूप रंग आकार अवस्था का क्या मतलब है? उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम रास्ते में चल रहे थे और हमने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बूढ़े मनुष्य जो है वो लाठी टेक के बहुत ही उससे चल रहे, तो उनके बुढ़ापे को देख करके हमारे मन में एकदम से जो है भाव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुढ़ापा शब्द है वो क्या है? बुढ़ापा शब्द अपने आप में क्या है? भाववाचक संज्ञा का एक शब्द है। इसी प्रकार से कोई छोटे से बच्चे को हम देख करके उसको अपनी गोद में ले करके हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तो वो जो उसका बचपन है वो हमारे मन में क्या कर देता है? भाव उत्पन्न कर देता है। इसलिए वहाँ पर क्या है? बचपन शब्द भी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब जो है इसका एक वाक्य में मैं उदाहरण आपको दे देती हूँ। यहाँ पर हमने कहा कि प्रकृति की रमणीयता, प्रकृति की रमणीयता को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि प्रकृति की रमणीयता। अब रमणीयता क्या होता है? उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्यता, ठीक है। तो प्रकृति की रमणीयता को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। प्रफुल्लित का मतलब क्या होता है? प्रफुल्लित मतलब होता है आनंद से भर गया, ठीक है। तो जो प्रफुल्लित शब्द है, जो रमणीय शब्द है या रमणीयता शब्द है, वो सब क्या है? वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारे शब्द हैं आपकी किताब में, और हिंदी भाषा के अंतर्गत जो जितने भी हम शब्दों का प्रयोग करेंगे, जितने भी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन्हीं शब्दों से जो है वो पूरी हिंदी साहित्य का निर्माण हुआ है हमारा, ठीक है। तो आज मैंने आप लोगों को, मैं समझती हूँ कि भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के
गुण, दोष, अवस्था, आकार, रूप, रंग का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अवस्था मैंने आपको बताई दी है, बुढ़ापा, बचपन, ठीक है। रूप, रंग, काले, गोरे, है ना, ये सब क्या है, विशेषता है, लेकिन विशेषण शब्द है, लेकिन इनका भाववाचक शब्द में कैसे प्रयोग करते हैं, ये जब हम वाक्य बनाएंगे इस प्रकार से हमें आ जाएगा। जैसे गहराई, ऊंचा, भूखा, ये सब क्या है, ये सभी शब्द भाववाचक शब्द संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से चतुराई, ठीक है, चतुर शब्द और चतुराई शब्द, इन सब में हमें पता होना चाहिए कि चतुर शब्द क्या है और चतुराई शब्द क्या है। चतुराई शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और चतुर शब्द किसके अंतर्गत आएगा, विशेषण शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब जो है इसी प्रकार से हम जो है इसके बारे में हमने जान लिया कि संज्ञा के जो है 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके बाद मैं जो हूँ आप लोगों को अपने वीडियो में जो है अगले वीडियो में जातिवाचक संज्ञा के भेदों के बारे में जानकारी दूंगी। और आज का पाठ मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।